अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम रुखमा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इन सी प्लस प्लस का लेक्चर 3। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग that analyzes variables and chooses a direction in which to go based on given parameters। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसे ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं, प्रोग्रामिंग के ऐसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या कुछ कह लो, वो वेरिएबल्स को पहले एनालाइज करते हैं, उनकी कंडीशन वगैरह चेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको किस डायरेक्शन में जाना है, किस कौन से गिवन ब्रैकेट्स जो हैं, पैरामीटर्स जो हैं, पैरामीटर्स ब्रैकेट्स को कहते हैं, और उनको किस वाली पैरामीटर्स में उनका कंट्रोल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। पहले वेरिएबल को एनालाइज करते हैं उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स 3 होती हैं। एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स होता है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सीक्वेंस बाय स्टेप हर लाइन बारी बारी एग्जीक्यूट हो। मतलब जिस तरह अभी तक हम लोगों ने जितना भी मैंने पिछली वीडियोस भेजी हैं उनमें अगर जो जो कोडिंग की एग्जांपल्स वगैरह डाली हैं वो सारी सीक्वेंस स्ट्रक्चर में ही आ रही हैं। सारे स्टेप वाइज ही में कोड एग्जीक्यूट हो रहे थे। इस तरह नहीं था कि कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा हो। अब वो किस में होता है? वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर, रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स में उस तरह के काम होते हैं। अब सीक्वेंस स्ट्रक्चर को मैं इसमें नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी जो भी हमने किए हैं अभी तक कोड्स वो सारे सीक्वेंस स्ट्रक्चर में ही हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी सिलेक्शन स्ट्रक्चर से। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। एक इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। और रेपिटेशन स्ट्रक्चर में भी 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर। लेकिन हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में मैंने बताया था इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट है, तो उन तीनों का सिंटैक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट और उसका सिंटैक्स क्या होता है? इफ लिखते हैं कीवर्ड, ये एज अ कीवर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद उसकी कंडीशन और फिर जो जो स्टेटमेंट्स अंदर एग्जीक्यूट होनी है उस कंडीशन के ट्रू होने पे वो हम लोग ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इफ सेक्शन स्ट्रक्चर होता कैसा है उसका मतलब एक एग्जांपल इस साइड इसमें दे दिया आपको। इफ का कीवर्ड यूज करके फिर कंडीशन लगा दी है, ग्रेड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा तब ये डिस्प्ले हो, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 नहीं होगा, लेस देन 60 हो जाएगा, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये सी आउट पास एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसकी जगह फिर कंट्रोल जो होगा नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो जाएगा। अब माइंड में क्या बातें रखनी है? इंडिकेट डिसीजन टू बी मेड, जो डिसीजन लिया जा सकता है उसको इंडिकेट करता है ये वाली स्टेटमेंट। और कंटेन्स एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ऐसे एक्सप्रेशन को कंटेन करता है या तो जो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। इसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। और टेस्ट द कंडीशन फॉलो अप्रोप्रिएट पाथ, अगर ये वाली बात ट्रू या फॉल्स होने के बाद फिर जो है ना वो उस कंडीशन को टेस्ट करता है। मतलब टेस्ट करने पे ही आपको पता चलेगा ना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। और ट्रू या फॉल्स होने की बेस पे फिर आपको पता चलेगा कि अगर ये ट्रू है तो इस पाथ में जाना है, अगर ये फॉल्स है तो इस पाथ में जाना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर इज अ सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट स्ट्रक्चर। या तो इफ स्ट्रक्चर से आपको सिंगल एंट्री हो रही होगी, या तो कोई एक चीज आ रही होगी, या सिंगल एग्जिट स्ट्रक्चर होगा, या तो हम लोग कोड से एग्जिट करने के लिए भी इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। इन चीज बातों का आपको आगे जाके ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ आएगा। अभी शायद नहीं आपको इस बात की समझ आई हो कितने अच्छे से, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके समझ आ जाएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब वो कोड की एग्जांपल्स दूंगी तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये सारी चीज़ें। इफ एल्स स्टेटमेंट का अब सेंटेक्स है। इफ एल्स में यहाँ तक तो वही सेंटेक्स है सारा, ठीक है। उसके बाद इसमें डिफरेंस आ जाता है, इसमें बस यही डिफरेंस है इससे। इफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट तो पहले भी आप लोगों को लिखा है, लेकिन इसमें बस एक एल्स का कीवर्ड लग जाता है। एल्स लगा के और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी तो फिर उसकी जगह एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और अगर ये ट्रू हो जाएगी
तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल इसको छोड़कर आगे चले जाएगा। आगे नेस्टेड। अब ये जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स में ये होता है कि या तो आप नेस्टेड इफ कर लो या नेस्टेड इफ एल्स कर लो, दोनों होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इफ एल्स में नंबर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट को नेस्ट कर, नंबर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट को नेस्ट करने के बाद हम लोग कोड को रन करते हैं। जैसे अगर ये वाला इफ है, ये जो सबसे पहले मैंने इफ लिखा है, इसका जो एल्स है वो हमारे पास ये होगा, और ये जो सेकंड नंबर पे मैंने ये इफ लिखा है, इसका जो एल्स है वो हमारे पास ये होगा। मतलब एक इफ एल्स के अंदर एक दूसरा इफ एल्स जो है वो नेस्ट हुआ हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है हम लोग एक ही इफ एल्स के अंदर नेस्ट करें, ये हमारे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स जितने भी हमें इफ एल्स नेस्ट करने पड़े उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, बाकी तो सारा वैसे ही है। ये आगे जो स्विच स्टेटमेंट है उसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। स्विच में आपने याद रखना है, एक कीवर्ड्स पहले देख लेते हैं हम कौन कौन से यूज़ होंगे। एक स्विच का कीवर्ड यूज़ होगा, केस का कीवर्ड यूज़ होगा और डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ होगा। कीवर्ड्स एज इट इज़ आप लोग लिखने होते हैं, कोई भी इनमें कोई लेटर का या आगे पीछे नहीं कर सकते इस तरह। ठीक है, आगे उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन आएगा, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन कोई भी आएगा। केस के बाद जो भी कांस्टेंट या एक्सप्रेशन आना होगा ना वो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद जो भी मतलब इस स्विच के पहले ही हम लोग ना सी इन करते हैं वैल्यू यूज़र से। अब यूज़र की जो वैल्यू देता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि कौन जो केस है वो कॉल होगा, और जो भी केस कॉल होगा हम लोग उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक ही केस एट ए टाइम कॉल करें, वो हम और भी कंडीशन लगाकर एक से ज़्यादा भी केस को कॉल कर सकते हैं। और अगर अगर हमने एक ही केस कॉल करना है, जैसे अगर मैं ये पहले वाला केस कॉल करना चाह रही हूँ तो उसकी स्टेटमेंट्स रन होंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट एक डाली हुई है। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो हमारा जो कंट्रोल होता है उसको ब्रेक कर देता है और इस वाले स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल आता है बाकी वैल्यूज एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर ये भी बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हम अप टू सो ऑन मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे अपनी मर्जी से जितने भी केस हमें रिक्वायर्ड हैं उतने हम केस हम डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक डालना है, दो डालना है, तीन डालना है, चार डालना है, जितने भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप उतने डाल सकते हो। और आप लोग उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स का यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोग जितने भी केस होंगे वो सबको एग्जीक्यूट कर लोगे, या अगर उसके बाद या कोई भी जो केस है उससे एक्सप्रेशन से मैच नहीं हो रहा, जो यूज़र ने वैल्यू दी है उससे कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम लोग फिर ये डिफ़ॉल्ट रन कर देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं होता आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, बस यही था और आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एग्जांपल्स के साथ जो है ना कोड की एग्जांपल दूंगी, और उसमें ये वाली सारी स्टेटमेंट जो आज पढ़ी है उनको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो बात भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा रिपीट कर दूँगी। और अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, और आपकी मर्ज़ी है आगे से। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो फिर आप कमेंट भी करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।